Hello students, welcome to all in this class of social science. Dear students, in previous module we have studied about the Vijayanagar kingdom of South India. Today we will discuss more independent kingdoms. First of all, let's talk about Bahmani kingdom. Bahmani kingdom was established by Hassan Gangu in 1347 CE. He was an officer of Muhammad bin Tughlaq. He assumed the title of Alauddin Bahman Shah. In order to run the administration efficiently, he divided his kingdom into four provinces, which were known as Tarafs. These four provinces were Gulbarga, Daulatabad, Berar and Bidar. बेटा बहमनी किंगडम की इस्टेब्लिशमेंट 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। वह मोहम्मद बिन तुगलक का ऑफिसर था और उसने अलाउद्दीन हसन बहमद शाह की उपाधि धारण की। एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली और यू कैन से कुशलतापूर्वक चलाने के लिए उसने अपने स्टेट्स को 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया, जिन्हें तरफ के नाम से भी जाना जाता था। ये 4 प्रोविंसेस गुलबर्गा, दौलताबाद, बेरार और बिदर थे। डियर स्टूडेंट्स, बहमनी डायनेस्टी ruled for about 175 years under 18 different rulers. The most famous ruler of this dynasty was Firoz Shah Bahmani. He ruled from 1397 CE to 1422 CE. He was a very kind, wise and learned man. He was also a good calligraphist. He composed many verses in Arabic, Persian, Marathi, तेलुगु एंड कन्नड़। बेटा बहमनी डायनेस्टी ने लगभग 175 ईयर्स तक 18 डिफरेंट रूलर्स के अंदर रूल किया था। इस डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर फिरोज शाह बहमनी था। उसने 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक रूल किया। वह बहुत ही दयालु, बुद्धिमान और एक विद्वान था। वह एक अच्छा कैलीग्राफिस्ट और यू कैन से सुलेखक भी था। उन्होंने अरबी, फारसी, मराठी, तेलुगु और कन्नड़ जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में कई छंदों की रचना भी की। डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू दैट फिरोज शाह वाज अ वेरी लर्न्ड मैन। ही ऑल्सो वांटेड टू मेक डेक्कन a cultural center of India. So many wise and educated men and scholars came there from different parts of India. Many scholars also come from abroad or foreign countries. Firoz built an observatory in Daulatabad. He included Hindus in his administration. After him, his brother Ahmad Shah got the throne. He shifted his capital फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदर। फिरोज शाह जो कि एक विद्वान था, वह डेक्कन को इंडिया का एक कल्चर सेंटर यानी सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहता था। इंडिया के डिफरेंट पार्ट से कई बुद्धिमान यानी वाइज, एजुकेटेड एंड स्कॉलर्स आए और कई स्कॉलर्स तो फॉरेन कंट्री से भी आए। फिरोज शाह ने दौलताबाद में एक प्रयोगशाला भी बनवाई। उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदूज को भी इंक्लूड किया। उनके बाद उनके ब्रदर अहमद शाह को गद्दी मिली और उसने अपनी कैपिटल सिटी गुलबर्गा से बिदर शिफ्ट कर दी। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू दैट नाउ अहमद शाह बिकेम द किंग। ही वॉज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, सो हिज प्राइम मिनिस्टर महमूद गवा कंट्रोल द होल एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड द होल किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 8 तरफ्स, was known as tarafdars. Salaries and perks were fixed for each nobles and these were paid in either in cash or in jagir. A great madrasa or college was built by Gawa in Bidar and the building of madrasa was decorated with beautiful tiles. In this madrasa, 1000 students and teachers could live for study. The students, Bahmani kingdom was a cultural bridge between North and South India. स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि अहमद शाह किंग बन गया था, जो कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। इसीलिए उसके प्राइम मिनिस्टर महमूद गवा ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल कर लिया और इस पीरियड में पूरे राज्य को यानी पूरे किंगडम को 8 तरफ और यू कैन से प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, जिसे तरफदार के नाम से जाना जाता था। हर नोबल के लिए सैलरीज और पर्क्स या आप कह सकते हो भत्ते फिक्स किए गए थे और ये सैलरीज कैश या जागीर के रूप में उन्हें दी जाती थी। बिदर में एक ग्रेट मदरसा और यू कैन से कॉलेज भी महमूद गवा ने बनवाया और इसकी बिल्डिंग को ब्यूटीफुल टाइल्स के थ्रू डेकोरेट किया गया था। इस मदरसा में 1000 स्टूडेंट्स और टीचर्स रह सकते थे। स्टूडेंट्स, बहमनी राज्य नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच एक कल्चरल ब्रिज था। लेट्स नाउ डिस्कस अहोम्स। अहोम्स वर द मंगोलियन ट्राइब्स ऑफ बर्मा। They established their kingdom in eastern part of India in Brahmaputra Valley. Their kingdom was spreaded in the area of North Bengal and Assam. Our state Assam has got its name from Ahom. The another kingdom that was existed there was Kamrupa. Both these kingdoms, that is Ahom and Kamrupa, वर द हिंदू किंगडम्स। बेटा अहोम जो है बर्मा के मंगोलियन ट्राइबल पीपल थे। उन्होंने इंडिया में ब्रह्मपुत्र वैली के ईस्टर्न पार्ट में अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया। उनका किंगडम नॉर्थ बंगाल और असम के एरिया में फैला हुआ था। असम का नाम भी इसी अहोम से लिया गया है। एक और राज्य जो वहाँ मौजूद था उसका नाम था कामरूप। ये दोनों ही किंगडम जो अहोम और कामरूप हैं दोनों ही हिंदू किंगडम्स थे। द रूल ऑफ बंगाल नुसरत शाह wanted to capture these two kingdoms but failed. The Ahom kingdom was ruled by Suhuming. He made Ahom a very powerful and strong kingdom and he gave his kingdom the name Assam. Ahom dynasty ruled more than 600 years. बंगाल के रूलर नुसरत शाह इन दोनों किंगडम्स पर, कौन से दोनों किंगडम, अहोम एंड कामरूपा, इन दोनों पर कब्जा करना चाहते थे बट वो फेल रहे। अहोम किंगडम पर सुहंग मिंग का रूल था। उन्होंने अहोम को बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाया और उसने अपने किंगडम को असम नेम दिया। अहोम डायनेस्टी ने 600 से भी अबव तक ने जो है रूल किया। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट इंडिपेंडेंट किंगडम, मेवाड़। In 8th century, the Rajputs established their power in Mewar, which was Chittor, came under the control of Alauddin Khalji in 1303 CE. But after his death, it again come back into the hands of Rajputs. Rana Hamir was a very strong person, and with his great efforts, Rajput again established their control in Mewar. Rana Kumbha, Rana Sangram Singh and Maharana Pratap were the famous ruler of Mewar. 8th century में राजपूत ने मेवाड़ में अपनी पावर इस्टेब्लिश की, जो चित्तौड़ 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खलजी के कंट्रोल में आ गया था। बट उनके डेथ के बाद ये फिर से राजपूत के हाथों में आ गया। राणा हमीर जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन थे और उनके एफर्ट से मेवाड़ में राजपूत ने फिर से अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप मेवाड़ के फेमस रूलर्स थे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ डिस्कस एंड लर्न मोर अबाउट ऑफ राणा कुंभा। ही वॉज ऑल्सो एन एफिशिएंट जनरल as well as outstanding ruler of Mewar. In order to protect the kingdom of Mewar, he built 32 forts. When Rana Kumbha conquered Malwa, he constructed the magnificent Kirti Stambh to celebrate his victory. Dear students, he was not only a well-learned ruler, but also was a linguist, author, architect. He was also a well-reputed player of veena.
राणा कुंभा एफिशिएंट जनरल यानी कुशल सेनापति होने के साथ साथ मेवाड़ के एक आउटस्टैंडिंग रूलर थे, यानी उत्कृष्ट शासक भी थे। मेवाड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने 32 फोर्ट्स यानी किले भी बनवाए। जब राणा कुंभा ने मालवा पर विजय प्राप्त की तो उसने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक भव्य कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। वह न केवल एक लर्न पर्सन थे बल्कि एक भाषाविद, राइटर और आर्किटेक्चर यानी वास्तुकार भी थे, और वह एक फेमस वीणा वादक भी थे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द राणा संग्राम सिंह। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ राणा कुंभा and popularly known as Rana Sanga. He ruled Mewar during 15th century. He wanted to establish a very vast Rajput empire but could not be successful. As he was a great general, he had won many battles. In the Battle of Khanwa, he was defeated by Babur in 1527. राणा संग्राम सिंह राणा कुंभा के ग्रैंडसन थे और राणा सांगा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध थे। उन्होंने 15th सेंचुरी में मेवाड़ पर रूल किया। राणा सांगा एक बहुत ही विशाल राजपूत एम्पायर इस्टेब्लिश करना चाहते थे, बट वो सक्सेस नहीं हो सके। जब वह एक ग्रेट जनरल यानी एक महान सेनापति भी थे, तब उसने कई बैटल्स भी जीती। खनवा की लड़ाई में वह 1527 में बाबर से हार गए। डियर स्टूडेंट्स, many Rajput rulers were attracted by the Mughals, but Mughals could not win the heart of the rulers of Mewar. So, in 1567, Akbar decided to teach a lesson to Mewar. He attacked Chittor and destroyed it. After 5 years, Maharana Pratap came to rule Mewar. He was a king without capital. मुगल्स ने कई राजपूत रूलर्स को अट्रैक्ट किया, बट मुगल मेवाड़ के रूलर्स का दिल नहीं जीत सके। सो 1567 में अकबर ने मेवाड़ को सबक सिखाने का डिसीजन लिया और उसने चित्तौड़ पर अटैक कर दिया और उसे डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर दिया। 5 इयर्स के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ पर रूल करने लगे और वह बिना राजधानी के एक राजा थे। He gathered by imperial or royal armies at Haldi Ghati. In 1576, Maharana Pratap and his army could not face the mighty Mughals, so he and his followers hid themselves in the hills of Mewar and began to harass the Mughals through guerrilla warfare. They teased the Mughals for the next 20 years. महाराणा प्रताप 1526 में हल्दी घाटी में रॉयल आर्मीज के साथ इकट्ठा हुए। महाराणा प्रताप और उसकी सेना इन पराक्रमी मुगलों का सामना नहीं कर सकी, सो उन्होंने और उनके फॉलोअर्स ने खुद को मेवाड़ की हिल्स के पीछे छिपा लिया और गुरिल्ला युद्ध के थ्रू मुगलों को परेशान करना शुरू कर दिया और उन्होंने नेक्स्ट 20 इयर्स तक मुगलों को इस तरह से परेशान किया। महाराणा प्रताप मेड हिज डिसेंडेंट्स वो दैट दे वुड नॉट स्लीप और बेड्स, nor live in palaces, nor eat in metal utensils until चित्तौड़गढ़ was regained. महाराणा प्रताप ने अपने वंशजों को यह शपथ दिलाई कि वे चित्तौड़गढ़ में रहने तक न तो सोएंगे, न महलों में रहेंगे और न ही धातु के बर्तनों में वो भोजन करेंगे। Dear students, let's discuss about the Marwar. The state of Marwar was founded during the 13th century Rathors of Rajputana. The most important king of Rajputana was Rao Jodha. He founded the city of Jodhpur and made its capital of Marwar. He also built the famous fort of Mehrangarh of Jodhpur. Later on, his son Rao Bika founded the city of Bikaner. There were constant conflicts between Mewar and Marwar, and due to these conflicts, both of them become very weak. मारवाड़ राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी के राठौर के दौरान हुई थी और राजपूताना के सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे? राव जोधा।
उन्होंने जोधपुर सिटी इस्टेब्लिश की और इसे मारवाड़ की कैपिटल बनाया। उन्होंने जोधपुर के मेहरानगढ़ के फेमस फोर्ट का भी निर्माण करवाया। बाद में उनके बेटे राव बीका ने बीकानेर सिटी की इस्टेब्लिशमेंट की। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच कॉन्टिन्यू कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण दोनों बहुत ही वीक हो गए। डियर स्टूडेंट्स, कश्मीर वाज रूल्ड बाय हिंदू रूलर्स। ऑल ऑफ यू नो दैट कश्मीर इज सराउंडेड बाय lofty mountains and earlier these were not crossed by the invaders. So because of its specific geographical conditions, the foreigners could not capture it. In the mid 14th century, Shah Mirza took control over Kashmir and ended the Hindu rule. He established Muslim rule in Kashmir. बेटा कश्मीर में हिंदू रूलर्स का रूल था। कश्मीर ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था और इस वजह से पहले इन्वेडर्स इसको क्रॉस नहीं कर पाए थे। सो इसकी स्पेशल ज्योग्राफिक कंडीशंस की वजह से फॉरेनर्स इसे पकड़ नहीं पाए। मिड 14th सेंचुरी में शाह मिर्जा ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया और हिंदू रूल का एंड हो गया। उन्होंने कश्मीर में मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर शाह मिर्जा हिज सक्सेसर Sikandar Shah and Zainul Abidin were the famous rulers of Kashmir. Zainul Abidin was a kind and visionary ruler. He adopted a policy of religious tolerance. He also supported the Hindus. He banned cow slaughter, abolished jizya and gave higher position jobs to Hindus. शाह मिर्जा के बाद उनके उत्तराधिकारी सिकंदर शाह और जैनुल आबिदीन कश्मीर के फेमस रूलर थे। जैनुल आबिदीन एक बहुत ही काइंड यानी दयालु और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की और उन्होंने हिंदूज को सपोर्ट किया और काउ स्लोटर यानी गो हत्या पर बैन लगाया। जजिया को एबोलिश किया यानी समाप्त कर दिया, जो हिंदुओं पर एक रिलीजियस टैक्स लगाया जाता था, और हिंदूज को हाई पोजीशन जॉब्स भी दी गई। डियर स्टूडेंट्स, Zainul Abidin got translated Mahabharata and Raj Tarangini into Persian and Arabic language. He also translated the classics of Persian and Arabic into Sanskrit. He issued copper and silver coins. He also introduced a system of control on market and prices. Abidin encouraged many crafts like shawl and carpet weaving, stone cutting, and to develop the economy of the state. He also provided employment to the people for their betterment. जैनुल आबिदीन ने महाभारत और राज तिरंगिनी को पर्शियन एंड अरेबियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। उन्होंने पर्शियन एंड अरेबिक क्लासिक्स को भी संस्कृत में भी ट्रांसलेट किया और उसने कॉपर एंड सिल्वर के कॉइन्स भी इश्यूज किए, और उन्होंने बाजार और कीमतों पर कंट्रोल का एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। आबिदीन ने स्टेट की इकॉनमी को डेवलप करने के लिए शॉल्स एंड कारपेट जैसे कई शिल्पों को एनकरेज किया। उन्होंने लोगों को उनकी बेटरमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया यानी नौकरियां भी दी। ड्यूरिंग जैनुल आबिदीन पीरियड वी कैन सी द इंजीनियरिंग एट द टॉप। जैना लंका which is an island in the Wooler Lake is the best specimen of engineering skill. Abidin also built his palace and a mosque on this island. Kashmiris still remembered him as Badshah, that is the great king. जैनुल आबिदीन के टाइम इंजीनियरिंग टॉप लेवल पर थी। जैना लंका जो कि वूलर लेक में एक आइलैंड है, इंजीनियरिंग स्किल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आबिदीन ने इस आइलैंड पर अपना महल और मस्जिद भी बनवाई थी। कश्मीरियों ने उन्हें बादशाह के रूप में याद किया जो कि एक महान राजा थे। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन द मॉड्यूल वी हैव डिस्कस्ड about the independent kingdoms of India emerged after the fall of Delhi Sultanate. Thank you and have a great day.